हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे। और आज जो है महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को जो है महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नीचे कमेंट में जो है हर हर महादेव सब लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर जो है कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो साथियों अल्पाधिकार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। जब बाजार में वस्तु के थोड़े ही विक्रेता हो, अर्थात 3 4 या 5 आदि, तो उसे हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं, ठीक है। अल्पाधिकार बाजार में कीमत जो है निर्धारण भी द्विविक्रेता द्विविक्रेता अधिकार की भांति होती है। कुछ वस्तुओं के बाजार जैसे सीमेंट, पेट्रोल आदि अल्पाधिकार के उदाहरण होते हैं। अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर जो है कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। कौन सा जो है भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सार्वजनिक ऋण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सो इसके बारे में सार्वजनिक ऋण जो है आपका मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। क्लियर है सभी को। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकरण मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे आपका मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। भारत में सार्वजनिक ऋण जो है मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेलवे मंत्री। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। राष्ट्रपति जो है हमारे दोनों सदनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकाल का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सभी को। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा तथा शांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर देश का शासन अपने हाथ में जो है ले सकता है। क्लियर है। राष्ट्रपति इस आशय की घोषणा उस दशा में भी कर सकता है जब उससे यह विश्वास हो जाए कि युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण देश अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा और शांति निकट भविष्य में जो है संकट में पड़ने वाली है। तात्पर्य यह है कि संभावना मात्र से भी जो है राष्ट्रपति आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा को जो है लागू कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। आपका 1928 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उस समय जो है प्रांतीय सरकार में किसानों पर लगने वाले 22% की वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। लगान को जो है किसानों के लगान को जो है 22% जो है बढ़ा दिया गया था। तो उसी के विरुद्ध में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना बारदोली सत्याग्रह किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है।
तो भारतीय उपद्रव का पिता आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। ठीक है, चलिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, और यही पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार से वनों से जो है ढका हुआ है। देखिए, अगर क्लासेस आपको अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाने वाली है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है, बताइए। बताइए इसका जल्दी आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोस्फेयर। जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर अंतरिक्ष का वह हिस्सा है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र से जो है नियंत्रित होता है। इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर मिलन की यह प्रक्रिया जो है पृथ्वी के बाहरी वातावरण के मैग्नेटोस्फेयर में होती है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा आपकी मैग्नेटोस्फेयर कहलाती है। क्लियर है, तो जो आपका ए ऑप्शन दिया गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थाइमस ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है, बताइए। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण जो है क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूर्य प्रकाश के। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 11 नंबर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है। स्वीकर्ता यानी कि लेना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए बी प्लस वाला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह ए बी प्लस सार्वभौमिक क्या होता है, स्वीकर्ता होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर प्रश्न, क्या देगा, भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका है भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेविड ने किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसका आविष्कार जो है सर हम्फ्री डेविड ने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्टी लैंप का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार आपका सर हम्फ्री डेविड ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, शशि थरूर जो है भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व जो है राजनयिक है, जो वर्ष 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, तो यही जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नोबल इन्होंने भी लिखी है। ठीक है, द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरीज ये भी इनकी पुस्तक है। शो बिजनेस ये भी इनकी पुस्तक है। रायोट ये भी इनकी पुस्तक है। एंड इनका एक और पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात जो है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 16वां प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण, बताइए। कौन सा सूक्ष्म जो है आर्थिक चर का एक उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
उपभोक्ता संतुलन, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो उपभोक्ता के संतुलन से तात्पर्य है विश्राम की स्थिति और न बदलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्लियर है। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो वह अपने उपभोग के स्तर को क्या नहीं बदल सकता, अर्थात उसे उस स्थिति में अधिकतम क्या है संतुष्टि मिलती है। क्लियर है। चलिए, तो उपभोक्ता संतुलन जो है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैंने कल ही इसके बारे में पढ़ाया था आपको, कम से कम जो है उसकी उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारत में राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा आपकी 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 18 नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल की अस्थायी राज व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 19वां प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? बताइए। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को 49वीं समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा देशों के मध्य की क्या है सीमा रेखा है। और 36वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की समानांतर रेखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से जो है प्रभाव डालती है? बताइए, ला नीना जो है प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो आपका राइट आंसर साथियों जल का तापमान कम कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ला नीना जो है प्रशांत महासागर पर जल का तापमान कम करके जो है प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका है 21 नंबर। पौधे के किस भाग से जो है दालचीनी प्राप्त होती है हमें? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छाल से। ठीक है, पौधे के छाल से हमें क्या मिलती है? दालचीनी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन आपका है 22वां प्रश्न। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? बताइए, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का आपका हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इंसुलिन एक प्रकार का आपका हार्मोन होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका है 23 नंबर। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? बताइए, ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक है उथला क्यों दिखाई देता है? तो इसका रीजन है आपका साथियों अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर जो है मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कारण ही जो है तालाब उथला दिखाई देता है या तो पानी का टैंक जो है उथला दिखाई देता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 24 नंबर। दिया गया आपका लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पीला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाल हरे एवं नीले रंग जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन रंगों के मिलने से बनने वाले रंग आपके द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, जब लाल एवं हरे रंग को मिलाया जाता है तो आपका पीला रंग बनता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ? तो बताइए, किस गैस का जो रिसाव है भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव है भोपाल त्रासदी के समय में हुआ था। क्लियर है, बहुत ही भयानक हुआ था। तो जिसको चाहिए इसके बारे में वो जाके यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कितना भयानक था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।